नमस्कार, 12 बजे की 12 बड़ी खबरों में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अखंड राय। और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश का तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल प्लेटफॉर्म आईबीसी 24 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। 12 बजे की 12 बड़ी खबरें बताएंगे, लेकिन उससे पहले कुछ महत्वपूर्ण खबरें आपको बता दें। आज तीसरा शाही स्नान है और अंतिम शाही स्नान है, और इस बार इस शाही स्नान पर लगातार श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती जा रही है। 84 लाख जो श्रद्धालु हैं वो वहां पर पहुंच करके आज उन्होंने अमृत स्नान किया। वहां पर अखाड़े के जो जितने भी साधु संत हैं, 13 अखाड़ों के जो साधु सन्यासी हैं, वो संगम पर पहुंच करके भभूत लगा करके और शंख है उनके में हर हर महादेव का जय घोष करते हुए संगम में स्नान करने पहुंच रहे हैं। आपको तस्वीरें दिखाते हैं प्रयागराज संगम की, जो शाही स्नान की ये विशेष जो तस्वीरें आपको जो संगम से नजर आ रही है, जहां पर जो श्रद्धालु है उनके ऊपर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा भी की जा रही है। वो तस्वीरें सीधे आपको प्रयागराज संगम की दिखाते हैं, जहां पर श्रद्धालुओं का जो है तीसरा शाही स्नान जारी है और जो अखाड़ों के साधु संत सन्यासी हैं वो शाही स्नान कर रहे हैं। वो तस्वीरें देखिए प्रयागराज से आप। ये स्पेनिश जनता है अपने बच्चे के साथ जो है यहाँ हर हर महादेव ये लोग गंगा स्नान करने आप देख रहे हैं कि विदेशी श्रद्धालु भी हर हर महादेव का जय घोष कर रहे हैं, और जिस तरीके से वहां पर अमृत बेला और अमृत स्नान शाही स्नान को देखने के लिए कि वहां पर लाखों की तादाद में वहां पर जो श्रद्धालु हैं वो उमड़ रहे हैं, और जो साधु संत सन्यासी वहां से निकल रहे हैं उनके चरण रज माथे से लगा रहे हैं श्रद्धालु। एक बड़ा ही एक मनमोहक दृश्य है वो पूरे संगम तट पर, और 20 देशों के जो विदेशी श्रद्धालु है वो भी वहां पर मौजूद है। और आज ये तीसरा और अंतिम शाही स्नान है। इसी शाही स्नान को देखते हुए वो सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सुबह 3 बजे से ही जो सीएम आवास है उसके वॉर रूम में आज प्रमुख सचिव गृह और डीजीपी के साथ पूरी मॉनिटरिंग कर रहे। वो तस्वीरें आपको दिखाते हैं सीधे सीएम आवास के वॉर रूम से, वहां जहां से वो पूरी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। वो तस्वीरें देखिए आप। ये तस्वीरें सीधे सीएम आवास की थी, जहां वॉर रूम से वो पूरी पल पल की अपडेट लेते हुए नजर आ रहे हैं। और सुबह 3 बजे से ही वो उठ करके और प्रमुख सचिव गृह और डीजीपी प्रशांत कुमार इस तस्वीर में साफ देखे जा सकते हैं, अधिकारी के साथ वो पूरी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और अधिकारियों को निर्देशित भी कर रहे हैं कि किसी प्रकार की श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत समस्या ना हो, क्योंकि 34 करोड़ के करीब वहां पर लोग पहुंच करके जो श्रद्धालु है उन्होंने आस्था की डुबकी लगाई है, और किसी भी परेशानी से निपटने के लिए सीएम योगी खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। ये तस्वीरें भी आपने देखी। आपको बता दें, दलित युवती की हत्या हुई थी अयोध्या में, जिसको लेकर के पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी और पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने जिन 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, बताया जा रहा है कि वो जो युवक है वो उसी के गांव के रहने वाले थे। आपको अयोध्या के एसएसपी की बाइट सुनाते हैं, जिन्होंने 3 आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर के और इस दलित युवती की हत्या को लेकर के क्या कुछ बोला है, वो सुनिए। सर, पुलिस द्वारा दर्शन नगर वाले ब्लाइंड केस का अनावरण किया गया है, क्या मामला है सर? ये दिनांक 31/1/2025 को चौकी क्षेत्र दर्शन नगर में एक शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसमें वादी द्वारा बताया गया था कि 30 तारीख की रात्रि में जब वह अपनी बहन के साथ सोई थी, सुबह उठने पर उसके द्वारा देखा गया कि उसकी बहन साथ में नहीं है। तो तत्काल शिकायत प्राप्त होते ही तो मुकदमा पंजीकृत कर इसमें 2 टीमों का गठन किया गया था। दिनांक 1 तारीख को एक शव बरामद हुआ था, जिसकी पहचान उनके रूप में हुई थी। इसके क्रम में पुलिस के द्वारा 4 टीमों का गठन किया गया। जैसा कि आप लोगों को पूर्व में बताया गया था, घटनास्थल को देखने पर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि घटनास्थल वह स्थान नहीं है जहां पे हत्या की घटना को कारित किया गया, अपितु शव को वहां पे ला करके रखा गया ताकि पुलिस को भ्रमित किया जा सके और गुमराह किया जा सके। इसके क्रम में पुलिस के द्वारा 4 टीमों का गठन किया गया था, जिनके अथक प्रयास से विभिन्न तरीके के वैज्ञानिक साक्ष्य संकलन, सीसीटीवी फुटेज और टेक्निकल सर्विलांस के माध्यम से अंततः केस का सफल अनावरण किया गया है और 3 आरोपी हरीराम कोरी,
विजय साहू व दिग्विजय सिंह, तीनों को गिरफ्तार कर इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। तीनों आरोपियों के द्वारा अपना जुर्म में स्वीकारोक्ति कबूल की गई है और उनके बयान के आधार पर व अन्य चीज़ों के आधार पर हमारे साक्ष्य संकलन की कार्रवाई जारी है। इसमें आवश्यकता अनुसार अभियुक्तों का न्यायालय से रिमांड लेकर के हमारी साक्ष्य संकलन की कार्रवाई और अन्य पूछताछ की कार्रवाई जारी रहेगी। इसमें केस में जल्द से जल्द मामले का कोई सफलनामा हो गया, जल्द से जल्द चार्जशीट लगा करके फास्ट ट्रैक कोर्ट से इनको कठोरतम सजा दिलाए जाने का पूरा प्रयास किया जाएगा। तो ये आपने सुना, अयोध्या के एसएसपी थे जो साफ बता रहे थे, और जो बातें निकल करके सामने आ रही हैं कि बदला लेने की ये हत्या की गई है, और जो इसका मुख्य आरोपी है दिग्विजय उर्फ बाबा, उसको भी पुलिस ने गिरफ्तार किया। 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और नशे की हालत में इन तीनों ने इस जघन्य अपराध को अंजाम दिया था, जो अब पुलिस की गिरफ्त में है। क्योंकि कल आपने देखा था कि जो अयोध्या से सांसद हैं अवधेश प्रसाद, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद रोने लगे थे और सीएम योगी ने उनके इन आंसुओं को नौटंकी बताया था। और आज पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की मिल्कीपुर में एक जनसभा है। ऐसे में एक बड़ा बात हो सकती थी, लेकिन पुलिस ने जिस तरीके से इस हत्या के छुपे आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और इस हत्या की साजिश का खुलासा कर दिया, तो ऐसे में अब इस पर से जो राजनीति होनी थी लगभग लगभग वो कम होती हुई नजर आएगी। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि 5 तारीख को अयोध्या के मिल्कीपुर में चुनाव होना है। अब इस मामले पर लगातार राजनीति थी, अब पुलिस ने इस पूरे मामले का खुलासा किया है और कुछ ही देरों में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी पुलिस करके और भी बातें और भी चीजें शेयर करेगी। अब चलते अपने सभी सहयोगियों के पास, एक एक करके हमारे सभी साथी स्क्रीन पे जुड़ेंगे और जो आज की बड़ी खबरें हैं वो हमें बताएंगे। हमारे साथ एसपी सिंह जुड़ चुके हैं सुल्तानपुर से। एसपी सिंह, कौन सी बड़ी खबर है सुल्तानपुर से आज की? आज हम अमेठी में मौजूद हैं। मुंशीगंज चौराहा पड़ता है, इसी चौराहे से आपका ये रायबली रोड भी निकलता है और सुल्तानपुर ये सीधे सुल्तानपुर निकल जाता है। इधर ये अमेठी को जाता रहता है आपका रोड, और इधर ये मुसाफिर खाना 4 लाइन को जोड़ता है। यहाँ पे काफी दिनों से यहाँ के जो जनता है वो मांग कर रही कि एक चौराहे का यहाँ निर्माण किया जाए, यहाँ यातायात के कर्मी बैठे। लेकिन ये चौराहा ऐसे काफी दिनों से ऐसे देखा जा रहा है, चारों तरफ से गाड़ियां आती रहती हैं और आए दिन ऐसा दिन नहीं कि लगभग हर दिन यहाँ एक्सीडेंट होते रहते हैं, क्योंकि चारों तरफ से वाहन जो है एक तेज रफ्तार से आते हैं। उसका कहर ये रहता है कि कोई न कोई यहाँ पे एक्सीडेंट होते रहते हैं, मौतें होती रहती हैं। शासन प्रशासन इस पे मौन बना हुआ है, इस पे कोई कार्रवाई करने के नाम पे कुछ नहीं है। यही देखिए पिंक बूथ बना हुआ है चौकी का, मुंशीगंज थाने का। ये अभी तक इसका लगभग काफी दिनों से बना के इसे छोड़ दिया गया है। इसका अभी तक जो है पुलिस प्रशासन की तरफ से अभी तक इसका उद्घाटन ही नहीं किया गया। जब उद्घाटन नहीं किया गया तो पुलिसकर्मी कहाँ बैठेंगे, ये एक सवाल है। और दूसरा सवाल ये है कि यहाँ पे भाजपा सरकार की स्मृति ईरानी सांसद रही पूर्व में, उनके कार्यकाल में जो चुनाव हो रहा था तो आनंद फानन में एक सौर ऊर्जा लाइट लगाई गई, ये स्ट्रीट लाइट लगाई गई। स्ट्रीट लाइट लगाने के महज कुछ ही दिनों में, 2-4-6 दिनों में लाइट खराब हो गई। यहाँ पे केबल जली, केबल जलने के उपरांत काफी बड़ा लाइट जो है चौराहे की पूरी चली गई। सब लोगों ने कंप्लेन किया, कंप्लेन के काफी देर बिजली कर्मी आए, इसकी लाइन काट दिए। तब से स्ट्रीट लाइट जो है ऐसे नमूना बन के खड़ी है। यहाँ अंधेरे की वजह से वैसे भी साइकिल सवार या पैदल यात्री कोई जाते रहते हैं, तो चौराहा चारों तरफ से है ही, उसी अंधेरे में फायदा करके एक्सीडेंट होते रहते हैं। वाहन जो है धीरे से निकल जाते हैं, ना नंबर का पता लगता है ना कुछ लगता है। और जब तक ये स्ट्रीट लाइट थी काफी यहाँ के दुकानदारों को, हर लोगों को सहूलियत थी। अगर लाइट है तो सहूलियत का था, सब लोग बढ़िया यहाँ काम करते थे। लेकिन आज ये हुआ कि 120 में खड़ा है, इस पे जिम्मेदार एकदम मौन बने हुए हैं। यहाँ के मौके पर प्रधान जो हैं उनसे हम आपसे बात करवाते हैं, दुकानदार जो हैं इनका क्या कहना है इस पर। प्रधान जी ये बताइए, ये लाइट जो आपका स्ट्रीट लाइट लगा हुआ है, ये कितना दिन लगभग ये बन के खड़ा था, कितना दिन लाइट चली? ये स्पार्किंग जो बता रहे हैं आप, एक हफ्ते बाद ही स्पार्किंग हुई, जल गया। कुछ महज दिनों तक चली जी, उसके बाद आप समझे कि तब से आज तक बंद। तब से बंद पड़ी है। तो इसकी कंप्लेन आपने कहीं करवाया है? इसकी कंप्लेन हम लोगों ने कई प्रार्थना पत्र दिया, परंतु आज तक किसी ने अच्छा, कोई सुनवाई हो नहीं हुई। स्मृति ईरानी यहाँ से हार भी चुकी, तब से और भी गौर कोई नहीं किया गया। तो यहाँ का कहना है, कई लोग बताए कि ये लाइट जो है
लगभग बड़ी जल्दी में आनन फानन में लगी थी। ये उस समय ये लगी और ठेकेदार महोदय लगा के चले गए, आनन फानन में इसे छोड़ के चले गए। एक एसपी हफ्ता सिंह, चली जिम्मेदारों का जी। क्या कहना है इस पर? किसी अधिकारी से आपने बात की है? जिम्मेदार जो लोग हैं जिन लोगों ने ज्ञापन सौंपा है उस पर क्या कहा है उन्होंने? एक्सीडेंट हुआ करते हैं, यहाँ गोल चक्कर भी बनना चाहिए। अच्छा, गोल चक्कर भी यहाँ बनना चाहिए। इसकी मांग कब की है गोल चक्कर की आप? इसलिए आप समझे कि कांग्रेस की सरकार थी तब हम लोगों ने मांग किया था। अच्छा, जब सांसद राहुल गांधी जी थे तब से आप मांग कर रहे हैं, लगभग 15 साल वो भी रह चुके हैं। टाउन एरिया के देश का हमारे चारों तरफ नाम के उसके बाद सबसे आप समझे किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं, तो नाम जो करनी चाहिए। अच्छा, नाप जोक करके केवल सीमित कर दिए, इस पे कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। ये स्थिति यहाँ बनी हुई। और ये जो स्ट्रीट लाइट के लिए आपने एप्लीकेशन दिया, इस पे अधिकारियों का क्या कहना था? तो हम लोगों ने डीएम साहब को प्रार्थना पत्र दिया, सीडीओ को दिया, वही प्रार्थना पत्र दिया, परंतु कोई सुनने वाला है नहीं। अच्छा, डीएम सीडीओ सब लोगों को आपने प्रार्थना पत्र दिया, तो उन्होंने कुछ आश्वासन दिया कि ये बनेगी कि केवल? हम लोगों ने सामूहिक प्रार्थना पत्र दिया था जी। इस पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई। अच्छा, सामूहिक प्रार्थना पत्र एसपी पे सिंह, कोई कार्रवाई नहीं हुई। एसपी सिंह, जी जी खन ये बताइए, एक चीज है कि क्या जी खन बताएं। जिले के पास इतना बड़ा जिला है और यहाँ पर तमाम बड़े बड़े जो लोग, बड़े बड़े नेता यहाँ से आते रहे हैं, कांग्रेस हो या जैसा बता रहे हैं कि बीजेपी हो, सब कुछ गुजर गया, एक लाइट नहीं लग पा रही है इन लोगों से? क्या जिले के पास इतना पैसा नहीं है कि एक स्ट्रीट लाइट लगा दे या चौराहे का भी मरम्मत करा दे? जो चौराहे की जो इन लोगों की नहीं मांग है, स्ट्रीट इतने दिनों लगाए से हैं। करते चले आ रहे हैं, नहीं वो चल नहीं रही है। अगर लगाए हैं तो नहीं, चलने का स्ट्रीट भी तो लाइट व्यवस्था होना चाहिए। ये देखिए, केबल ऐसे खुली यहाँ पे ऐसे एक हफ्ते के बाद ये यहाँ शॉर्ट सर्किट हुआ और ये जल के भरभरा के जलने लगी। इन्होंने सब लोगों अरे ने शॉर्ट सर्किट कंप्लेंट हुए किया कितने जाकर दिन के। हो गए? कंप्लेंट के कब, काफी कितने देर दिन हो गए बाद बिजली विभाग के। शॉर्ट सर्किट हुए कितने दिन हो गए? अरे ये जब वही चुनाव चल रहा था, उसी चुनाव के पीरियड में आनंद में लाइट चुनाव लगी है। मांग तो तो सांसद जी से, चुनाव स्मृति को ईरानी बीते जी हुए से भी कई दिन हो गए। आज तक चुनाव बीत जाने के अरे बाद सालों भी, अगर गुजर अभी गए। तक ये, अगर गुजर जाने के बाद भी स्थिति जस की तस बनी हुई है। चौराहे की बात वो कह रहे हैं कि जब कांग्रेस की सरकार तब से चली आ रही है, तो अगर एक चौराहे का, अगर वहां पर इतनी तरफ चारों तरफ से गाड़ियां आती हैं और लगातार लोग इस बात को लेकर के डिमांड कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं, तो क्या जिले के अधिकारियों के पास, जिले के पास इतना पैसा नहीं है कि वहां पर इस तरीके का निर्माण कराया जा सके? अगर इतने बड़े व्यस्ततम चौराहे पर निर्माण अगर करा ये दिया। आलम रहेगा आप पिछले तो दिक्कत। 2500 बताइए पिछले बताइए आप। 2500 साल से यहाँ चौराहे की मांग किया जा रहा है। यहाँ चौराहा तो वही बनाया तो जाए, बोल रहा चारों हूँ। तरफ से गाड़ियां ओवर स्पीड में आती हैं। जी। नहीं तो क्या कर रहे हैं भाई? जिले के अधिकारियों के पास क्या इस चीज का थोड़ा सा भी बजट नहीं है कि वो इतने लोग इतने दिनों से डिमांड कर रहे हैं? कांग्रेस की सरकार चली गई, बीजेपी की 2 सरकारें चली गई, अब तीसरी सरकार आ गई है, अभी तक इन लोगों के पास पैसा नहीं है। जिला प्रशासन के पास भी पैसा नहीं है कि लोगों की जो फरियाद है, जो निवेदन है, उसको सुना जा सके। कारण क्या है भाई? अधिकारियों क्या मौन व्रत धारण कर रखा है? क्या उन्होंने क्या सुनाई नहीं, सुनते उनते नहीं है? अच्छा, बोलेंगे भी नहीं, ये किसी को आदेशित भी नहीं करेंगे? अखंड व्यापार मंडल के अध्यक्ष भी यहाँ मौजूद है मौके पर। इंद्रवीर, अधिकारियों से अखंड बात करने का प्रयास कीजिएगा। एसपी सिंह, अधिकारियों से बात करने का प्रयास कीजिएगा। बात कीजिए कि आखिरकार व्यापार मंडल जिला के प्रशासन के पास जी भैया, बात कर लीजिए, ये आप ये लाइट के विषय में और चौराहे के विषय में किसके किसको ज्ञापन दिए हैं आप? ये भाई हम लोग डीएम के पास दिए हैं, माननीय सांसद महोदय को दिया गया है। अच्छा, किशोरी लाल को दिए हैं आप? किशोरी लाल को और स्मृति ईरानी को दिए गए। अच्छा, पिछले कार्यकाल में स्मृति ईरानी जी, उनको भी दिया था आपने? जी। तो इस पर आश्वासन ही आपको मिला? केवल आश्वासन मिल रहा है। देखिए चौराहा, देखिए इस तरफ से गाड़ियां चलिए, ठीक है, ये मेन रोड है, कोई दिक्कत नहीं, इस पे न बने स्पीड ब्रेकर, लेकिन इन 2 रोडों पे स्पीड ब्रेकर भी न बनना चाहिए। यहाँ पे बहुत सारे एक्सीडेंट हुए हैं, ये बाजार वाले सब जानते हैं। किसी की दुकान में गाड़ी घुस जा रही है, किसी की उसमें गाड़ी घुस जा रही है। केवल अगर इस पे बन जाए तो ये मामला ठीक हो जाए। अच्छा, इस पे होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। यातायात पुलिस कभी यहाँ आती है मौके पर? कभी जाम? यातायात पुलिस तो कभी नहीं आती है, मुंशीगंज थाना यहाँ पे रहता है। अच्छा, मुंशीगंज थाना एसपी रहता है। सिंह, ये लोग अब जरूर अच्छा, ये जिम्मेदारों लोग से बात रहते हैं करिएगा। अभी काफी दिनों से। जी।
एसपी सिंह, आप जिम्मेदारों से बात कीजिएगा, जिनके जिनके कंधों पर इस चीज की जिम्मेदारी है, उनको भी अवगत कराइए और पूछिए कि आखिरकार मंशा क्या है आपकी, कि लगातार आपसे लोग अपील कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं, किस हादसे का इंतजार कर रहे हैं। जब लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पे कई दिनों तक बड़े हादसे होते चले आ रहे हैं, तो इंतजार किस बात का है? क्या जिला प्रशासन के पास इतना भी पैसा नहीं है, या फिर सांसदों के पास हमारे इतना पैसा नहीं है कि इस चौराहे का अपनी निधि से निर्माण कराया जा सके? क्या वोट लेने के लिए ये लोग हैं? कोई भी हो, कोई भी सांसद रहा हो, उसके पास इतना पैसा नहीं है कि वहाँ की जो व्यवस्था, जो जनता है, जो लगातार उनसे डिमांड कर रही है, आग्रह निवेदन कर रही है, इतने वर्ष बीत जाने के बाद भी उनकी समस्या जस की तस बनी हुई है। आप अधिकारियों से बात कीजिएगा और उनका पक्ष जानने का प्रयास कीजिएगा और बताइए कि आखिरकार उनका क्या कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए एसपी सिंह। इंद्रवीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं रायबरेली से। इंद्रवीर, कौन सी बड़ी खबर है रायबरेली से आज की? देखिए, अगर कुछ दिन पहले अगर बात करें तो थाना खीरो क्षेत्र के अंतर्गत जो है एक मारपीट हुई थी एडवोकेट के साथ में, और कुछ दबंग लोगों ने जो है मारपीट करी थी, और उससे जो है वहाँ पे एफआईआर भी हुआ था, और उससे कई मामलों पे जो है पीड़ित को आश्वासन दिया गया। पीड़ित इस तरीके से मारपीट हुई कि असलहे के बस से मारपीट हुई और कई अज्ञात लोग आए और मारपीट करी। खीरो थाना क्षेत्र के अंतर्गत ये पूरा मामला आता है। अगर बात करें तो इससे जो पुलिस विभाग है, जिस हिसाब से उन्होंने जो है उनको याचिका दी या जो भी उन्होंने एफआईआर करी, वहां पे इनका क्या कहना है, आज हमारे साथ पीड़ित खुद है, और ये एक एडवोकेट भी है पेशे से, और डेफिनेटली ये आज जिला एसपी रायबरेली के पास भी आए और उन्होंने अपनी जो भी शिकायती पत्र है उनको दिया भी है, और उन्होंने क्या कहा है, इनके साथ क्या घटना हुई है, ये हम लाइव में इनको खुद लेकर के आपसे बता रहे। आप इधर आ जाइएगा, क्योंकि अगर जिस तरीके से एडवोकेट, और अगर बात करें तो मैं थोड़ा सा 2 मिनट और लूंगा। एडवोकेट, आप ये थोड़ा नीचे कर लीजिए। एडवोकेट और एडवोकेट के साथ साथ अगर बात करें तो जैसे पत्रकारिता, अगर हम बात करें, जैसे आप कुंभ में भी देख रहे हैं कि जिस हिसाब से इन सब चीजों पे जो शायद कानून के लिए हम लोग खुद ही आवाज उठाते हैं, और हम लोग खुद एक उस दायरे में रहकर काम करना चाहते हैं, चाहे एडवोकेट हो, चाहे पुलिस हो, चाहे पत्रकार हो, वो किसी तरीके, अगर उसके साथ ही अपनी कुछ ऐसी दुर्घटनाएं होगी और शायद प्रशासन हमारे लोगों के साथ में खड़ा नहीं होगा, तो डेफिनेटली इज नॉट सेंसिटरी टू ऑल क्राइम की, बिकॉज आप उस तरीके से जस्टिफाई नहीं कर पाओगे, और आप एक व्यक्तिगत जो है आप जिले की कमान में बैठे हुए हैं, चाहे एसपी हो चाहे डीएम हो, आपको उस तरीके से कुछ चीजों में गंभीरता दिखानी पड़ेगी। इसी विषय पे आज ये भाई साहब आए थे एसपी ऑफिस, तो इनको हमने बुलाया, भाई आइए अपनी आप बताइए क्या समस्या और किस समस्या को लेकर क्या प्रॉब्लम आपके साथ है। तो सबसे पहले तो आप और थोड़ा आगे जी, क्या नाम है आपका बताइए? मेरा नाम आलोक प्रताप सिंह है। मैं खीरो तहसील लालगंज जिला रायबरेली का रहने वाला हूँ। क्या घटना हुई थी आपके साथ? लालगंज तहसील में मैं प्रैक्टिस करता हूँ। ये 17 तारीख की सुबह मैं अपने चेम्बर के सामने काशी नगर में जो एक दुकान में मेरा चेम्बर है, वहीं पर चाय पी रहा था। मेरे पड़ोसी अमित कुमार अपनी दुकान की सफाई कर रहे थे। उनको गांव के ही प्रेम गुप्ता, सचिन गुप्ता, दीपू शुक्ला, नीरज गुप्ता, अनूप सोनी और नितिन कुमार जायसवाल और 8-9 लोग अज्ञात, इन सारे लोगों ने उनके साथ मारपीट शुरू कर दी। बचाने मौके पर प्रार्थी भी पहुंचा, तो हमारे ऊपर कट्टे से प्रेम गुप्ता ने फायर किया, जो मिस हो गया। मैं बचने के लिए अपने दुकान में घुस गया, तो मेरे ऊपर सर पे और कंधे पर कट्टे के बट से कई वार किए, जिसमें मैं घटना स्थल पे ही बेहोश हो गया। 4 दिन रायबरेली आप अखंड इनका हाथ भी देख सकते हैं, शायद बैंडेड है, और जिस तरीके से ये एडवोकेट है, और इनके साथ में कहूंगा और भी कुछ एडवोकेट आज आए हुए हैं। आप देखिए कि मतलब ये लोग खुद गए हैं। ये भाई साहब एडवोकेट है, आपका पूरा परिचय बताइएगा। मैं विभव यादव एडवोकेट, सिविल कोर्ट रायबरेली। क्या मामला था, किस मामले में एसपी साहब के यहाँ गए थे आप? देखिए, दिनांक 17/1/2025 को ये हमारे बड़े भाई के तरीके से आलोक प्रताप सिंह जी एडवोकेट लालगंज तहसील में प्रैक्टिस करते हैं रायबरेली जनपद में। इनके साथ जिस तरीके से घटना की गई अपराधियों द्वारा जघन्य धाराओं में मुकदमा लिखा गया, 109 BNS, 352 BNS और ST एक्ट का उसके भी आरोप लगाए गए हैं उन आरोपियों के ऊपर। तो नामजद और 16 अज्ञात लोगों पर FIR हुई। क्या पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है? कोई कार्रवाई नहीं हुई। 17 जनवरी की FIR दर्ज होने के बाद अभी आज में हम लोग SP दफ्तर गए। पहले तो कप्तान साहब ने भी ये कह दिया कि इन आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो सकती। क्या रायबरेली की पुलिस क्यों गिरफ्तारी नहीं होगी, ऐसा क्या? वो बता रहे थे हमको कुछ गलत घटना बताई गई। हम लोगों ने कहा घटना की जांच करवाइए, और सिविल मामला अलग होता है। अगर कोई सिविल डिस्प्यूट है वो न्यायालय डिसाइड करेगा सिविल डिस्प्यूट, लेकिन इस तरीके का अपराध किसी अधिवक्ता का हाथ तोड़ दिया जाए, ये क्या रायबरेली में पुलिस का इकबाल खत्म हो चुका है? अगर ऐसा होगा तो अधिवक्ता मजबूर होकर उग्र प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होंगे। अब देख सकते हैं कि ये हाल है और इस तरीके की ये प्रॉब्लम है। हाँ, कुछ कहना चाह रहे बताइए।
जिन लोगों ने मेरे ऊपर हमला किया उनके ऊपर सिरों थाने में और लालगंज कोतवाली में सबके ऊपर 3-3 4-4 मुकदमे दर्ज हैं। इसके बावजूद भी उनकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है। तो आखिर वजह क्या है, क्यों गिरफ्तारी नहीं हो रही? क्या बता क्या रहे हैं जो आला अधिकारी हैं या जो भी जिम्मेदार लोग हैं, उनकी वजह क्या बता रहे हैं कि क्यों नहीं गिरफ्तार करे? भाई आप तो, आपका हाथ टूटा हुआ है, आपको चोट लगी हुई है, तो कुछ तो बता रहे होंगे ना कि क्या वजह है? सचिवालय की कोई रीना गुप्ता है जो प्रेम गुप्ता की बहू है, तो यानी कप्तान साहब के मतलब पास बड़े पैमाने से बड़े नेता का हाथ है, आप ये समझिए। मैं बताता हूँ गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही, क्योंकि कोई बड़े मंत्री, कोई बड़े विधायक, कोई बड़े नेता, प्रोटोकॉल चल रहा है। आप समझिए खंड, यहाँ पुलिस वही कर रही है जो चाहेगी, हर मामले में ऐसा नहीं चलेगा। ये नहीं, चाहने इंद्रवीर, सवाल ये है, अगर नहीं सवाल ये है कि चाहने ना चाहने की बात नहीं है। किसी कोई पीड़ित आकर के शिकायत कर रहा है, आपके चाहने ना चाहने से क्या होता है? नेता, मंत्री, विधायक, अधिकारी कोई भी हो, अगर कोई व्यक्ति शिकायत कर रहा है, उसके साथ इस तरीके के जघन्य अपराध हुआ है, हाथ टूटा है उसका, वकालत कर रहे हैं, तो वकील होने के नाते तो छोड़िए बात, आम जनता के नाते ही कम से कम इनके खिलाफ जो भी जो लोग जिनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं और नामजद आरोपी हैं, 17 तारीख की एफआईआर है, तो पुलिस कर क्या रही है? इन लोगों को क्या समझ में नहीं आ रहा है क्या कि जो ये अपराधी के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं उनको गिरफ्तार किया जाए? अगर मैं ये नहीं जानता कि मामला जो उनके चोटिल है, दिख रही है चोट, जब कभी भी दो पक्षों में लड़ाई होती है डेफिनेटली कुछ अनबन होता है। मैं एक जस्टिफाई की बात करूं, अगर आप एक उच्च अधिकारी, आप जांच कराइए 17 जनवरी से किसी को असलहे से फायर किया गया, मैं कह रहा हूँ ये झूठ बोल रहे, चलिए मैं मान लेता हूँ झूठ बोल रहे, इनके ऊपर फायर नहीं किया गया, मैं मान लिया। मारा तो गया, हाथ तो टूटा, सर तो फटा, ये जिला अस्पताल में एडमिट थे, और ये खबर आईबीसी ने ब्रेक भी करी है। आपने जांच करवाई, मत करिए गिरफ्तारी, आपने जांच करवाई, एक आला अधिकारी है आप जिले के, जांच करवाई यही तो आपने। इंद्रवीर मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ। इंद्रवीर नहीं देखा इंद्रवीर ये बताइए, इंद्रवीर ये बताइए, इंद्रवीर ये बताइए, पहले ये बताइए इंद्रवीर कि जिन अधिकारियों के कंधों पर इसकी जिम्मेदारी है जांच की, वो कह क्या रहे हैं? आखिरकार वजह क्या है कि क्यों नहीं है इनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है जो अपराधी है? अगर मैं फिर कहूंगा, डॉक्टर यशवीर सिंह एसपी रायबरेली, जब से उन्होंने रायबरेली की कमान संभाली है, तब से रायबरेली में पुलिसिया जैसे चलनी चाहिए शायद उससे भी बेहतर चली है। तो न्याय इनके लेकिन इस पक्ष मामले भी में होगा। ऐसा क्यों है? जी, इन्होंने खुद कहा कि कप्तान साहब ने जाते ही क्या कहा था, कप्तान साहब ने आपसे, ये आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होगी इस मामले में। तो क्यों नहीं होगी, ऐसा क्या रीजन था? विपक्ष के लोग आए थे। अब देखिए इनका कहना कप्तान साहब ने ऐसा कहा, लेकिन मेरा जहां तक मानना है कि वो डेफिनेटली जांच कराएंगे, नहीं कराएंगे तो मीडिया इनके साथ है, एडवोकेट जैसे इन्होंने बोला कि वो है, तो डेफिनेटली इस पर जांच होगी। अखंड इस मामले में आईबीसी डायरेक्ट बात करेगा कप्तान से डेफिनेटली, और उनको पूर्ण न्याय दिलाया जाएगा। अखंड इंद्रवीर जरूर बात कीजिए और पूछिए कि आखिरकार 17 तारीख की पूरी जो दर्ज कराया है इन्होंने मामला, अब तक आखिरकार कार्रवाई क्यों नहीं हुई है? एक पीड़ित है, लगातार वो आपसे जाकर के उम्मीद लगा करके आपके पास फरियाद दे रहा है। वकील, पत्रकार, कोई भी हो, वो आप उसको मत देखिए, पीड़ित के हिसाब से आप जाइए और उनसे पूछिए कि अगर वो लगातार आपसे फरियाद कर रहा है, निवेदन कर रहा है कि आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, तो कार्रवाई करने में वजह क्या आ रही है? जहां कहीं भी अटक रहे हैं आप, आपको जो कुछ भी लग रहा है, जो दोषी है उनके खिलाफ तो कार्रवाई करनी पड़ेगी ना। वो झूठ थोड़ा ना बोल रहे कि मेरा हाथ टूट गया है, मेरे सर पर जो चोट लगी है, वो झूठ थोड़ा ना बोल रहा है, ये तो जिंदा व्यक्ति बोल रहे हैं। इसमें किस बात की, अगर किस चीज का इंतजार किया जा रहा है? अरे हम कहते 10 लोगों के ऊपर होगा, 2 लोग तो होंगे अपराधी, आरोपी 2 लोग तो होंगे, नहीं होंगे कि सारे लोगों को दिया जाएगा? मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, ये रायबरेली 80 किलोमीटर दूर है, वहाँ कहा जाता है नवाबों का शहर है जनाब, यहाँ की पुरानी, और यहाँ कहा जाता है ये नवाबों के शहर के करीब है। यहाँ मुस्कुराइए मत, ये वीवीआईपी प्रोटोकॉल वाला शहर है। जैसा भाई साहब ने कहा ना कि नेताओं का छत्र छाया, नेताओं की छत्र छाया रायबरेली में सीमित तक ही रहती है। यहाँ का मीडिया, यहाँ का हर एक अपने आप में वीवीआईपी सेक्टर में आता है, और वो उस तरीके से काम कराना जानता है यहाँ के अधिकारियों से, उससे तो वो हो जाएगा। ये इनका अपना इंद्रवीर जरूर बात कीजिएगा कि वीवीआईपी शहर है, वीवीआईपी शहर है, लेकिन वीवीआईपी शहर में इस तरीके से अगर कोई व्यक्ति फरियाद कर रहा है कि मेरे साथ इस तरीके का अपराध हुआ है, तो कम से कम कार्रवाई हो। हम मीडिया में दोनों पक्षों के लेकर पुलिस के लिए मैं फिर कहूंगा, मैं इसके कप्तान साहब से खुद बात करूंगा कि सर इस पे जांच कराइए, जो भी दोषी हो, ये दोषी है इनको सजा दीजिए,
वो दोषी है उनको, लेकिन जांच कराइए, तब तक वो डेफिनेटली बिल्कुल इंद्रवीर बात करिएगा और कोशिश कीजिएगा कि जो आपके साथ पीड़ित पक्ष खड़े हैं इनकी फरियाद सुने और इनके जो भी आरोपी है उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। ज्ञानेंद्र हमारे साथ प्रयागराज से जुड़े। ज्ञानेंद्र, तीसरा और अंतिम शाही स्नान चल रहा है और लगातार श्रद्धालुओं का तांता और रेला देखा जा सकता है कि प्रयागराज जंक्शन की बात की जाए 8 से 10 किलोमीटर की लंबी कतारें हैं और घाट पर भी, क्योंकि सुबह से ही सीएम योगी आदित्यनाथ भी यहाँ पर वॉर रूम से मॉनिटरिंग कर रहे हैं। वहां के मौजूदा हालात क्या है और कितने अखाड़ों ने अब तक जो है शाही स्नान कर चुका है? बिल्कुल, देखिए अखंड, मैं आपको पहले अपडेट दे देता हूँ, अपने दर्शकों को भी अपडेट दे देता हूँ, क्योंकि सबसे बड़ा अपडेट है, मैं पूरी रात से जागा हूँ और मैं एक एक मोमेंट्स मैंने कैप्चर किया है अपनी आंखों में। और क्योंकि मोबाइल में कैप्चर करना तो वो यादगार है ही है, क्योंकि कैमरे में तो हो ही रहे हैं और मैं भी हो रहा हूँ। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि इस महाकुंभ का मैं हिस्सा हूँ। अभी अपडेट में ये है कि 82 लाख लोगों ने स्नान कर लिया है और लगातार आ रहे हैं श्रद्धालु, यहाँ पे आ रहे हैं, सबसे बड़ी चीज। और दूसरी चीज, अभी तक 10 अखाड़ों ने शाही स्नान कर लिया है, 3 अखाड़े और बचे हैं, थोड़ी देर में वो भी स्नान कर लेंगे और शाही स्नान फिलहाल समाप्त हो जाएगा। फिलहाल अभी बात ये चल रही है अखंड कि जो मौनी अमावस्या में घटना घटित हुई थी, जिसमें 30 लोग की मौत हुई थी और तकरीबन 96 लोग घायल हुए थे। उसके बाद आज प्रशासन काफी मुस्तैद दिखा और मैं ये कहूँगा कि मुस्तैद नहीं, पूरा डीआईजी वैभव कृष्ण से मेरी बात हो रही थी, मेला अधिकारी से बात हो रही थी, एसएसपी राजेश द्विवेदी से बात हो रही थी, सभी से मेरी बात हो रही थी। और वो डीआईजी वैभव कृष्ण तो पूरी रात उन्होंने जागा है और उनसे मेरी काफी देर बात हुई है। वो हर एक कोने पे गए हैं, मेले के हर एक सेक्टर में उन्होंने घूमा है, हर एक पीपा पुल पे घूमा है। जो गलतियां इन्होंने की थी 27, 28, 29 में, क्योंकि 27 से ही इन्होंने 30 पीपा पुल से 30 पीपा पुल है जो अरेल घाट वीवीआईपी घाट से शुरू होता है और दारागंज झूसी जाके खत्म होता है। तो वो गलतियां आपकी इन लोगों ने नहीं की, जैसे कि 4 पीपा पुल छोड़ दिए गए, जिसमें 2 अखाड़ों के लिए आने के लिए और वापसी जाने के लिए, और एक पीपा पुल एम्बुलेंस इमरजेंसी के लिए रखा गया। मतलब टोटल 5 पीपा पुल रखा गया था। और संगम नोस पे जो सीधे कनेक्टिविटी करती थी, जैसे 9, 10, 11, 12, ये चारों पीपा पुल आपको बता दें कि अखाड़ों के लिए रखा गया था। और जो 8 नंबर का पीपा पुल था वो इमरजेंसी सेवाओं के लिए रखा गया था। वीवीआईपी मूवमेंट्स पूरी तरीके से बंद कर दिए गए थे और वो आज से नहीं, वो तकरीबन 29 तारीख से ही बंद कर दिए गए। मीडिया के लिए थोड़ा सा आपकी राहत वाली बात रही, क्योंकि लगातार मीडिया से झड़प होते रहे, सीओ लोग लड़ते रहे। मैं पर्सनली बता रहा हूँ, मैं मेरे साथ हुई झड़प पीपा पुल पे, वो पार नहीं होने देते थे। और सूचना अधिकारियों की ओर से अब की थोड़ा सा राहत दिया गया। जब कल देर शाम एक न्यूज चैनल के रिपोर्टर के साथ सीओ ने बदतमीजी की, फिर उसके बाद सारे मीडिया कर्मी थोड़ा सा नाराज हुए थे, लेकिन डीआईजी वैभव कृष्ण ने मोर्चा संभाला मीडिया को लेकर के और उन्होंने सख्त आदेश वहां से दे दिया कि मीडिया को पूरे मेला क्षेत्र में, चाहे वो पीपा पुल हो और चाहे वो शहर से एंट्री कर रहे हो, उनको कहीं नहीं रोका जाएगा। हाँ, जैसे कि 2 सेंटर्स बनाए गए हैं, एक मीडिया सेंटर बनाए गए हैं, एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सेंटर बनाया गया है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सेंटर अनुमान, अगर वो अपनी गाड़ियों से आ रहे हैं, उनको बताएंगे कहाँ तक जाना है उनको, उसके आगे वो नहीं जाएंगे। 2 सेंटरों के अलावा अगर ये कहीं जाते हैं तो इनकी गाड़ियां आगे नहीं जाने दी जाएंगी। वो भी वैन्स अलाउड की गई थी, वो भी संगम नोस तक के लिए। अब ये बात हो गई श्रद्धालुओं की, बात करें तो लगातार श्रद्धालु आ रहे हैं। श्रद्धालु की बात करें कि जैसे कि मलाका मोड़ से तकरीबन भले ही 20 किलोमीटर का रेंज पड़ जाता है, 15 किलोमीटर फाफामऊ, 5 किलोमीटर मलाका पड़ता है। वहाँ 2 रूट्स, अगर बात करें 3 रूट्स बहुत महत्वपूर्ण पड़ते हैं, जो कानपुर और फतेहपुर होते हुए आते हैं।
वो मलाका ही उतरेंगे, सुराव उतरेंगे, सुराव के बाद मलाका आना पड़ेगा उनके। मलाका से ही गाड़ियां रोक दी जा रही हैं। और उसके बाद अगर बात करें तो जो प्रतापगढ़ से अयोध्या सुल्तानपुर प्रतापगढ़ होते हुए जो आएंगे उनकी भी गाड़ियां मलाका में रोक दी जा रही। बनारस से जो आ रही है गाड़ियां उनको अरैल घाट साइड रोका जा रहा है। चित्रकूट से जो गाड़ियां आ रही है उनको भी अरैल घाट से रोका जा रहा है। देखिए हर एक जो रूट्स मैप आपकी जो तैयार किया, अगर ये रूट्स मैप पहले ये लोगों ने तैयार किया होता तो शायद वो जो 29 वाली घटना थी तो आज वो घटित नहीं होती। और रही बात अ, आगे आगे अभी शाम तक स्नान चल रहा है। श्रद्धालु लगातार आ रहे हैं। हेलीकॉप्टर से नजर रखी जा रही है। मिलिट्री के हेलीकॉप्टर में से एआई कैमरे से नजर रखी जा रही है। 15 ड्रोन 24 घंटे से उड़ान भर रहे हैं। सोचिए काफी एक तरीके से देखा जाए कि पुलिस इस बार बहुत ही मुस्तैद है। 10 आईएएस 15 आईपीएस तैनात किए गए हैं। संगमनोज अरैल हर एक घाटों के पास एसडीएम्स काफी बुलाए गए हैं, ईडीएम तैनात किए गए हैं। और जिस तरीके से अब की अगर यही ये लोग 29 वाले शाही स्नान में अगर तैयारी किए होते तो शायद 29 की घटना ना घटित होती। हाँ, देर जागे दुरुस्त जागे। मुख्यमंत्री खुद 3 बजे से वॉच कर रहे हैं, हर एक मूवमेंट्स को वॉच कर रहे हैं। हाँ, और डीजीपी चीफ सेक्रेटरी मनोज सिंह सारे लोग एक एक मूवमेंट्स को वॉच कर रहे हैं। डीजीपी खुद मुख्यमंत्री के साथ मौजूद है। तो देखिए ये अलर्टनेस अगर ये पहले रखा जाता तो शायद इतनी इन लोगों को आज दिक्कतें ना उठानी पड़ती। एक अखाड़ों को लेकर के बात थी कि अखाड़ों से पब्लिक को दूर रखा जाए, आपकी बहुत दूरी बना दी गई। साफ तौर पे इंस्ट्रक्शन थे। केंद्रीय सुरक्षा बल, राज्य सुरक्षा बल वहां पे तैनात है। और जो भीड़ है उनसे साफ तौर पे इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है कि आप लोग थोड़ी सी दूरी बनाए रहें और नागा साधुओं को और महामंडलेश्वरों को शाही स्नान करने दें, उनको डिस्टर्ब ना करें। अखंड ज्ञानेंद्र, सही बात है, लगातार कुछ सीख जरूर मिलती है, लेकिन एक बड़ा हादसा जरूर हुआ और उसमें कई लोगों की जान चली गई। बड़ा दुखद पीरियड भी था और पुलिस और प्रशासन के लिए, लेकिन एक बहुत बड़ी तादाद में श्रद्धालु मौजूद थे। और देखिए, हम और आप, हम जरूर मीडिया के लोग हैं और हमारे पास प्रश्न उठाने का जरूर एक कर्तव्य कि हम प्रश्न उठाएंगे ही आपकी तैयारियों पर, लेकिन कहीं ना कहीं हमें देखना भी पड़ेगा कि इतनी बड़ी तादाद में जब श्रद्धालु एक जगह पे एकत्रित होते हैं, और जैसा कि कई साधु संत सन्यासी और लोगों ने भी बात कही है कि शायद मैनेज करना इतना आसान नहीं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जिन पुलिस कर्मियों के कंधों पर जिम्मेदारी होती है वो हमें रोकते हैं, तो हम भी कहते हैं हमें जाना है। तो हमारे जैसे कई आज की डेट में पत्रकारिता में कई सारे यूट्यूब चैनल्स खुल गए हैं, कई सारे पत्रकार यूट्यूबर्स भी हैं, वो भी जाते तो किस किस को मैं रोकेगी, क्योंकि आजकल की डेट में चाहे कोई भी लोग हो, अपने कर्तव्य को पूरा करने के लिए वो आगे जाते हैं और कहते हैं मैं स्वयं एक पत्रकार हूँ। अगर उनके साथ कुछ होता है, उन्हें रोका जाता है, तो कहते हैं हमारे साथ धक्का मुक्की की जा रही है। तमाम ऐसी चीजें भी है, कुछ गलत जगह कुछ लोगों का गलत व्यवहार भी है, और गलत व्यवहार की वजह से जो चीजें होती है वो झेलनी भी पड़ती है सरकार को। लेकिन एक बड़ी तादाद, एक बड़ी व्यवस्था को मैनेज करना अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल, और अपने आप में उसको मैनेज करने में बहुत बड़ी चीजें चाहिए होती है। लेकिन जिस तरीके से आपने बताया कि लगातार पुलिस एक्टिवनेस के साथ काम कर रही है, और अगर थोड़ी बहुत एक्टिवनेस इस दिन दिखाई तो शायद कोई बड़ी घटना ना घटे। कुछ कहना चाह रहे हैं आप? बिल्कुल अखंड, देखिए आपने कहा कि बहुत सारी यूट्यूबर, एक चीज बहुत मायने रखती है कि देखिए अखंड ये पासेज है, जो ये पासेज बने हैं, ये आपके संस्थान ने जो आई कार्ड दिया उसका कोई मतलब नहीं है। मैं सीधे बता दे रहा हूँ, मैं क्लियर कर देना चाह रहा हूँ, संस्थान ने आपको जो आपको आई कार्ड दिया है उसका कोई मतलब नहीं। जब तक आपके पास नहीं दिखाएंगे आप आगे नहीं जा पाएंगे। तो देखिए वो एक बड़ा संस्थान था, मैं उनको बताते अच्छी तरीके से भी जानता हूँ और आप भी जानते हैं। तो और सीधी सी बात है, वीवीआईपी मूवमेंट से 27 तारीख से लोगों की नाराजगी थी। 24 घंटे से लोग इंतजार कर रहे थे। 28 तारीख की रात की वो घटना 28 वो लोगों का फ्रस्ट्रेशन था कि वीवीआईपी गाड़ियां निकल जा रही है, वीवीआईपी लोग निकल जा रहे हैं, नीली बत्ती लगी है,
उनके परिवार के लोग बैठे हैं, लेकिन साहब नहीं है। तो वो एक नाराजगी थी, क्योंकि हर एक व्यक्ति अगर वो केरल से आया है और कर्नाटक से आया है, हैदराबाद से आया है, कहीं से भी आया है, वो अगर 24 घंटे का सफर करके आया है, 36 घंटे का सफर करके आया है, तो हर एक शख्स ये चाहता है कि हम संगम लोस पे स्नान करेंगे, संगम घाट पे स्नान करेंगे, जहाँ तीनों नदियां मिलती हैं, चाहे वो गंगा जमुना सरस्वती हो, वहां हम स्नान करेंगे। और उससे वजह से पीपा पुल आप बंद कर दे, तो उस दिन वो गुस्सा था। ज्ञानेंद्र देखिए, आप उसको वहां पर प्रयागराज में है और कवर कर रहे हैं, और आपके पास जितनी आप करीब से देख रहे हैं चीजों को, आप भी एक चीज बताइएगा कि 15 करोड़ लोग जो स्नान कर चुके थे मौनी अमावस्या से पहले, और अगर बात की जाए तो करीब 8-9 करोड़ लोगों की जो तादाद थी करीब करीब उस दिन थी मौनी अमावस्या के दिन, और अगर आज की बात की जाए जो तीसरा शाही स्नान है तो करीब 1 करोड़ लोग की जो बात की जाए, जैसे कि आपने बताया कि 84 लाख लोगों ने स्नान किया है, तो कितना अंतर है आज की तादाद में और उस दिन की तादाद में? अप्रोक्सीमेट 8 से 10 गुने का अंतर है ज्ञानेंद्र। बिल्कुल 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 अंतर है। देखिए, आज थोड़ी सी भीड़ कम है, इसकी वजह मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूँ। देखिए, जो मौनी अमावस्या के दिन लोग, अगर मैं आसपास जिलों की बात करता हूँ, जैसे कि लखनऊ, सीतापुर, हरदोई, ये लोग जो मौनी अमावस्या के दिन फंस गए थे, ये लोग वापस चले गए थे, तो ये भीड़ वापस आई है। लेकिन जो दूर की भीड़ें थी, मौनी अमावस्या को नहीं आ पाए, वो लोग स्नान किए और उसके बाद निकल गए। इसलिए निकल गए कि मेरी कुछ बातें भी हो रही थी, बाहर से जो लोग शख्स आए थे, वो बसंत पंचमी तक रुकना चाहते थे, वो उन्होंने होटल्स की बुकिंग तक ले लिया था। लेकिन जो भगदड़ हुई, थोड़ा सा उनके अंदर भय हुआ, और उसके बाद उन्होंने चेकआउट किया होटल से, वो अपने गंतव्य के लिए निकल गए, अपने घर के लिए निकल गए। थोड़ा सा एक डर था, क्योंकि ये उनके अंदर ये भय चल रहा था कि आज मौनी अमावस्या के दिन इतनी भीड़ है, तो बसंत पंचमी को इससे ज्यादा भीड़ होगी। लेकिन थोड़ा सा भीड़ को प्रशासन ने जानबूझ के कंट्रोल किया। धीरे धीरे करके बॉर्डर से गाड़ियां छोड़ी जा रही है, धीरे धीरे करके, बहुत एक बारगी नहीं छोड़ी जा रही है। आपको साफ तौर पर बताऊं कि अभी ताजा अपडेट मेरे पास आ चुका है, तकरीबन 88 लाख, मतलब सोचिए, मैंने आपको जो बताया 84 थे, वो तकरीबन 1 घंटे पहले का अपडेट था। 4 लाख लोगों ने 1 घंटे के अंदर लाया। सोचिए कितनी बड़ी बात है कि 4 लाख लोगों ने 1 घंटे के अंदर लाया। और शाम तक जो रिकॉर्ड्स बात है, मेला अधिकारी बता रहे थे कि आज शाम तक तकरीबन 3 करोड़ लोग स्नान कर लेंगे। तो 3 करोड़ का आज इन्होंने जो टारगेट, अभी तक 34 लाख लोगों ने 34 करोड़ लोगों ने स्नान कर लिया है। अपडेट आपके पास भी है। तो साफ तौर पे थोड़ी सी भीड़ पे इन्होंने कंट्रोल करने का प्रयास किया है। भीड़ आ रही है, ऐसा नहीं कि भीड़ नहीं आ रही है, भीड़ कंटिन्यू आ रही है, और उनको डाइवर्ट करने का कोशिश किया। जैसे झूसी की ओर घुमा दिया जा रहा है, दारागंज की ओर घुमा दिया जा रहा है, अराइल की ओर घुमा दिया जा रहा है। जो बनारस से आ रहे हैं वो ठीक है, वो आए, लेकिन अगर कोई लखनऊ से भी आ रहा तो उनको इस साइड से ना आने की बजाय उनको अराइल की ओर नैनी, नया पुल होते हुए, नैनी पुल होते हुए अराइल घाट की ओर दे दिया जा रहा है। बिल्कुल ज्ञानेंद्र, अब लगातार प्रशासन इस चीज में एक्टिव है कि सबको सहूलियत के हिसाब से इस संगम में स्नान और आस्था की डुबकी लगा सके, इसीलिए प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है और हर तरीके से नजर बनाए हुए कि किसी भी जो स्थितियां हो अव्यवस्था मिले, और लगातार एक्टिव है, क्योंकि आप तो बारीकी से वहां पर देख रहे हैं और पल पल की अपडेट भी दे रहे हैं और वहां पर मौजूद भी है। तो आपसे बेहतर कोई नहीं बता सकता, लेकिन आप जितना बता रहे हैं कि प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पे है, तो शायद अब इस तरीके के आगे चल के कोई दिक्कत होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए ज्ञानेंद्र, और बने रहिएगा और अपडेट ऐसे ही देते रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आदर्श हमारे साथ जुड़ चुके हैं हरदोई से। आदर्श, कौन सी बड़ी खबर है हरदोई से आज की? आदर्श अनम्यूट कर लीजिए, बताइए। आवाज आ रही है? आदर्श आदि बताइए। आज हम इस समय खड़े हैं हरदोई के नुआइश चौराहे पर। इस नुआइश चौराहे का नाम बदल के अटल चौक रख दिया गया है, और हम ये भी बताएं, हमारे पीछे आप देख सकते हैं ये अटल बिहारी जी की मूर्ति लगी हुई है। और इस मूर्ति को लेकर इसके नीचे कहीं ना कहीं पर वो देवी देवताओं की मूर्ति कल लगाई गई थी। उस देवी देवताओं की मूर्ति को लेकर यहाँ के हिंदू समाज में एवं विश्व हिंदू परिषद के लोगों को आक्रोश पैदा हो गया था कि अगर इस मूर्ति को लगाने से यहाँ पर लोग मूर्तियों पर थूकेंगे
और मूर्ति को लेकर यहाँ पर गाय जानवर वगैरह वहाँ बाथरूम भी कर सकते हैं, उसको लेकर जहाँ आक्रोश पैदा हुआ था। ऊपर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की मूर्ति लगी थी, उसके नीचे जो है भगवान की मूर्ति लगाई गई थी, इसकी जो है आक्रोश था। और उस बाद में जब यहाँ प्रशासन की जानकारी मिली तो उसको रात को ही हटवा दिया गया है। आज हम उस जगह पर खड़े हैं और हम दिखाएंगे उसी जगह पर जाकर कि वहाँ पर जहाँ पर मूर्ति के नीचे जो पत्थर लगाए गए, देखिए हम जा रहे हैं वहाँ पर, देखिएगा। देखिए जी, ये हम यहाँ पर खड़े हैं और यहाँ पर ये मूर्ति लगाई गई थी। यहाँ पर इस मूर्ति ये पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की मूर्ति लगी हुई थी और यहाँ पर जो टाइल्स लगाए गए थे उसमें हनुमान जी की मूर्ति और बालाजी की मूर्ति, यहाँ शंकर की मूर्ति भी लगाई गई थी। और उस मूर्ति ये किसके आदेश, आदर्श किसके आदेशों से मूर्तियां यहाँ पर लगाई गई थी? ये यहाँ पर जिला प्रशासन एवं नगर पालिका की तरफ से लगाई गई थी। और जब यहाँ पर हिंदू परिषद में आक्रोश देखने को मिला तो इस मूर्ति को रातों रात हटवाया गया है। अब उसकी जगह पर उस मूर्ति की हमने तो वीडियो भी भेजा था, प्ले करवा दीजिएगा थोड़ी देर। तो आदर्श मतलब आक्रोश को देखने के बाद इस तरीके का आदेश जो दिया गया था मूर्ति लगाने का उसे वापस लिया गया है। लेकिन क्या इन अधिकारियों को, जो जिम्मेदार लोग हैं, उनको इस बात की क्या जानकारी नहीं थी कि इस तरीके का कृत्य करेंगे तो कहीं ना कहीं लोगों में रोष होगा, आक्रोश फैलेगा? क्या उनको इस बात की बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी? नहीं, यहाँ पर जानकारी तो होनी थी, लेकिन उस जानकारी को अनदेखा करके यहाँ पर मूर्ति लगाई गई थी। और जब हिंदू परिषद को लेकर यहाँ पर आक्रोश दिखाई दिया तो प्रशासन ने आनंद फानन में उस मूर्तियों को हटाया गया। अब इस जगह पर मूर्ति की जगह पर जब यहाँ पर जो है प्लेन टाइल्स लगाए जाएंगे और यहाँ पर जो है अब यहाँ पर उस मूर्तियों को हटा दिया गया। क्या करें? आदर्श, इस तरीके की बचकानी हरकत से पूरे जिले का माहौल खराब हो सकता है, इसलिए अधिकारियों को, जो भी जिम्मेदार लोग हैं, इस तरीके के जो कृत्य करते कम से कम सोच समझ के करना चाहिए। आप मूर्ति के पास इस तरीके का अगर माहौल खराब हो जाएगा उससे, तो कौन इसके लिए जिम्मेदार होगा? लगातार इस तरीके से अंबेडकर जी की मूर्तियां खंडित होने को लेकर के, भगवान की मूर्तियां खंडित होने को लेकर के लोगों में आक्रोश और रोष फैल जाता है। और अगर इस तरीके से चौराहे पर इस तरीके कार्य किया जाएगा प्रशासन की तरफ से तो कहीं ना कहीं माहौल खराब हो सकता है। जो भी जिम्मेदार लोग हैं उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी, ये भी देखने वाली बात होगी। अगर मैं बताना चाहूंगा, सबसे व्यस्ततम ये चौराहा है, यहाँ निकल रही है, गाड़ियां निकल रही है, लेकिन और यहाँ पर ये मूर्ति इसका अध्ययन नहीं किया गया है। और इसका नाम लगेगा और यहाँ पर मूर्ति जो है इस मूर्ति में यहीं पर लगाई जाएगी। बिल्कुल आदर्श, लेकिन एक बार बात करिएगा, क्या उन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई की जाएगी जिन्होंने इस तरीके का, क्योंकि देखिए कोई भी कार्य करने से पहले जरूर एक बार उसका आकलन कर लेना चाहिए। अगर आप आकलन नहीं करोगे तो जिले का भी माहौल खराब हो सकता है। तो जरूर बात कीजिएगा, जो भी जिम्मेदार लोग होंगे और क्या कहते हैं उसको जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। अपूर्व हमारे साथ जुड़ चुके हैं अयोध्या से। अपूर्व, एक बड़ी सफलता पुलिस को हासिल हुई है और मिल्कीपुर चुनाव से पहले एक बड़ी घटना घटित हुई, जिसके बाद आज पुलिस को एक बड़ी सफलता हासिल हुई, क्योंकि कुछ देर बाद शायद पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का यहाँ पर जनसभा होनी है। एक मौका था, कैसे देखते हैं, क्योंकि 5 तारीख को मिल्कीपुर में चुनाव होना है और बीजेपी और समाजवादी पार्टी के लिए साख का सवाल था। और कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद जो मौजूदा सांसद है अयोध्या से अवधेश प्रसाद, वो रोने लगे थे, तो कहीं ना कहीं क्या मैसेज गया था। लेकिन आज जिस तरीके से पुलिस ने इसका खुलासा किया, उसके बाद तस्वीर कितनी बदली है, हमारे दर्शकों को जरा बताइएगा। देखिए खंड, रही बात, पहले तो मैं चुनाव की बात करता हूं कि जिस प्रकार से कल सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने क्या कहेंगे कि भावुक होकर रोए, तो वो भावुकता कहीं ना कहीं एक प्रश्न चिन्ह भी खड़ा कर रही है कि जब मोहित खान के द्वारा जैसे कृत्य किए गए वो भावुकपन तब क्यों नहीं दिखा। पहला सवाल ये बनता है। दूसरी बात, इसके पहले 5 वर्षीय बालिका की अयोध्या में रेप हुआ, तब उनकी भावुकता नजर नहीं आई। वो भावुकता तब कहाँ थी? ये सवाल मैं नहीं खड़ा कर रहा, ये पूरे देश के लोग खड़ा कर रहे हैं। पहला सवाल ये बनता है। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कल जनसभा था, उन्होंने साफ तौर पे कहा था, उन्होंने कहा था कि कोई ना कोई ये समाजवादी के लोग मिलेंगे ऐसे, और जो रोना रो रहे हैं, जिस प्रकार से मुख्यमंत्री के बयान थे मंच से। लेकिन उसके बाद
उसकी बाद की घटना मैं बताऊंगा कि जिस तरह से आपने अभी थोड़ी देर पहले जब शुरुआत की थी तब आपने कहा था कि सियासत रुक गई है। ये गलत कहना होगा, सियासत बढ़ गई है। अब सियासत बढ़ गई है क्योंकि सियासत बढ़ गई है। जो हाँ बिल्कुल, मैं इस वजह से कहना चाहूंगा क्योंकि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं मौजूद था और अयोध्या पुलिस कई सवालों के घेरे में है। केवल सीधी तौर पर अगर मैं कहूंगा, मेरे अपने विचार हैं ये कि लीपा पोती की गई है पूरे खुलासे में, क्योंकि पूरी कायदे से बताया नहीं गया कि बस कप्तान आते हैं, फट से कॉन्फ्रेंस करते हैं, जो सवाल होते हैं कहते हैं पीसीआर में। हालांकि ना रेप की पुष्टि की जाती है, ना जो है जो इंजरी हुई है उसकी पुष्टि की जाती है। हालांकि 3-3 डॉक्टरों का बेंच पोस्टमार्टम करता है और साथ ही साथ जो है वीडियोग्राफिंग होती है, तब भी तो बताने में इतना वक्त लग जा रहा है, इतना समय लग जा जो है इंजरी हुई है। घर वाले एक तरफ कह रहे हैं, घर वाले एक तरफ कह रहे हैं प्राइवेट पार्ट में बम्बू कर दिया गया जिससे वो जो है मलमूत्र त्याग दिया गया उसके द्वारा, उस बेटी के द्वारा। लेकिन क्या सभी तथ्य एक जगह खुल के नहीं आ रहे हैं? बस जल्दबाजी में, जिस प्रकार से कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जनसभा थी, उन्होंने वहां से जो है ऐसे जो है अपने बयान दिए। बयान के बाद जो है अयोध्या पुलिस एकदम एक्शन मोड पे, रातों रात कैसे खुलासा हो गया मुझे स्वयं नहीं पता लगा। कल मैं वहां भी था, मैं दिन भर इस खबर, लेकिन ये खुलासा किस प्रकार से हुआ, उस बेटी को कहां से उठाया गया, इसका खुलासा नहीं किया गया। केवल एक तथ्य दे दिए गए कि हमारे जो साइंटिफिक थे, जो है फॉरेंसिक टीम थी, जो मुखबिर थे, ये तथ्य कहां से आ जाते हैं? तो एक आप बताइए ना एसएसपी साहब से, मैंने सवाल किया है। अपूर्व सवाल नहीं, तो अपूर्व एक चीज ये भी बात आप कह रहे हैं, मतलब आप एक तरीके से पुलिस पे गंभीर सवाल उठा रहे हैं, तो क्या मतलब ये माना जाए कि जो आरोपी जो पुलिस ने दिखाया, ये आरोपी है कि नहीं है? इस पर क्या कहा है पुलिस ने? ये आरोपी है कि इसके भी पीछे आपको कोई साजिश लग रही है क्या? नहीं, देखिए पुलिस के मुताबिक ये तीनों आरोपी हैं। ये पुलिस, और यही एक ही गांव, मतलब गांव के ही है, गांव की है। नशे के पुलिस का जो बयान आया है जो है कि नशे के उसमें, हालांकि नशे में थे, लेकिन क्या किस चीज को लेकर इन्होंने जो भी कारित किए घटनाएं, बेटी को मारा जिस प्रकार से, मैं भी नहीं कह रहा हूं कि इसके साथ रेप हुआ है, हालांकि पुलिस ने जब नहीं पुष्टि की तो मैं भी नहीं कह सकता हूं, लेकिन ये सवाल घर वालों का है, ये सवाल पत्रकारों का है, ये सवाल समाज का। जी अपूर्व, पोस्टमार्टम 3 डॉक्टरों के पैनल ने किया था, क्या पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है? अगर आई है तो वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या खुलासा हुआ है? देखिए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट संक्षिप्त रूप से किसी को दिखाया नहीं गया, अभी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया क्या? संक्षिप्त रूप में क्या बताया गया है उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर जो बयान दिया है? क्योंकि क्या उसमें रेप की पुष्टि हुई है या नहीं हुई है? यही तो सबसे बड़ा सवाल है अखंड, कि जब एसएसपी से इस पर सवाल किए गए तो उन्होंने कहा जब पीसीआर खुलेगा, रिमांड पे लिया जाएगा तो और भी बातें खुलकर आएंगी। ये अभी जो संदिग्ध घटना थी उसका खुलासा किया जा रहा है, ना वो रेप की पुष्टि कर रहे हैं, ना वो इंजरी की पुष्टि कर रहे हैं। तो ये खुलासा किस चीज का किया गया, किस मकसद से उस बेटी को उठाया गया, किस मकसद से उसका जो भी दुराचार किया गया कि नहीं किया गया, उसको जो है हत्या कर दी गई, क्या मकसद, इसके पीछे मोटो क्या था? मोटो नहीं पता लगा कि इसके पीछे क्या तथ्य थे। हालांकि केवल एक चीज दिखा दिया, क्योंकि वो नशे की हालत में थे, उन्होंने ऐसा कहाँ पे कृत्य किए गए, केवल एसएसपी के द्वारा ये बयान दिया जा रहा है कि जो है कृत्य कहीं और किए गए और लाश कहीं और छोड़ी गई, तो वो कृत्य कहाँ पे किए गए उसके स्थान का जो पता नहीं। तो पता किस चीज का है, ये खुलासा किस तरीके से किया गया, यही नहीं समझ में आ रहा है। केवल 3 मुलजिम को पेश कर पुलिस ने पूछताछ में इन आरोपियों ने पुलिस को अगर इतना बताया होगा ना कि हमने इस जगह पे हत्या की, तो पुलिस को तो इस बात की जानकारी भी, तभी तो उसने बोला कि इस जगह पे हत्या नहीं हुई है, वो लाश यहाँ ले आकर के रखी गई या फेंकी गई, जो भी किया गया। अगर पुलिस को इस चीज की जानकारी होगी, अगर आरोपियों ने पूछताछ, तो क्या उन्होंने इस बारे में कोई इंडिकेशन या जगह उस बारे में बताया नहीं है, या आगे चल करके इसको लेकर के पुलिस बात करेगी? क्या कहना क्या चाह रहे हैं वो, कि बस खाली उन्होंने बता दिया कि 3 आरोपी गिरफ्तार हो गए बस? हाँ, बस एक सवाल, 3 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। दूसरा उनका जो जवाब था कि जिस जगह पे कारित हुआ है वो घटना स्थल नहीं था जहां पे बॉडी मिली है, लेकिन वो घटना स्थल क्या था ये भी नहीं बताया गया। दूसरी बात कि अपराधियों का मोटो क्या था, षड्यंत्र क्या था, कि आपसी दुश्मनी थी,
कि केवल ऐसे ही, तो वो मोटो नहीं बताया अपूर्व गया। एक बात तो भी ये आ रही है, अपूर्व एक बात भी हाँ। आ रही है उसमें, कुछ ऐसा सुनने में आया है कि आरोपी के जो भाई है, मतलब मृतिका के जो भाई, माफ कीजिएगा, मृतिका के जो भाई हैं, उसने एक इस मुख्य आरोपी जो है दिग्विजय उर्फ बाबा, इसको शायद एक बार मारा पीटा था और शायद इसी का बदला लेने के लिए इस तरीके का पूरा कृत्य किया गया है। कितनी सच्चाई है ये जानने का, इसके बारे में जरा बताइए। देखिए अखंड, ये कहना भी ठीक नहीं होगा क्योंकि पुलिस इस पे भी बचती हुई नजर आई, क्योंकि बार बार एक सवाल किया गया कि ये क्या मोटो था, कि आपसी दुश्मनी थी। इस पे कोई भी इस सवाल का जवाब एसएसपी साहब देते हुए नजर नहीं आए, बचते हुए नजर आए। उन्होंने जो उनको अपनी बात रखनी थी वो उन्होंने बात प्रेषित की और वहां से चले गए। भाई इतनी सी ना आरोपी मतलब को सामने खड़ा, ना आरोपी को तो पेश किया गया आखिरकार वजह क्या थी कि अगर पुलिस के पास ये तीनों आरोपी अगर पुलिस की गिरफ्त में है, कहीं पुलिस की गिरफ्त से भाग तो जाएंगे नहीं। पुलिस को कम से कम बहुत जल्दबाजी, अगर घटना में अगर इन 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया तो अच्छी बात है, पुलिस को इसके लिए काबिले तारीफ की बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सवाल खड़े होंगे अगर आप आधे अधूरे सच के साथ सामने आएंगे तो। आपके पास पूरी जानकारी होनी चाहिए, आप जिले के कप्तान हैं तो आपके कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी है। तो क्या आपको नहीं लगता कि आपको पूरी जानकारी के साथ मीडिया के सामने आना चाहिए था, उनके सवालों का जवाब देना चाहिए? केवल एक जवाब था उनका कि पीसीआर आने दीजिए, फास्ट ट्रैक में चलने दीजिए, जब रिमांड पे लिया जाएगा तब आगे भी बातों को कुछ बात के लिए भी रखिए। तो ऐसे ऐसे तथ्य, तो ये खुलासा नहीं हुआ अखंड, ये सीधी तौर पे लीपापोती हुई है, इस पे मैं साफ तौर पे कहना चाहूंगा। क्योंकि देखिए मेरा अधिकार है प्रश्न करने का, उनका सवाल, उनका उसका जवाब देने का, तो जिनका जवाब नहीं मिले तो संतुष्टि नहीं आई, तो इसी पे ये बात आई निकल कर। हालांकि अगर साफ तौर पे कहा जाए तो पुलिस ने खुलासा कर दिया है, पुलिस ने शाबाशी लूट ली है, बस इतना मैं कहना चाहूंगा। शाबाशी जरूर लूटिए, लूटने में कोई दिक्कत नहीं है। आपके राज्य में इस तरीके का जघन्य अपराध हुआ है तो कम से कम उन आरोपियों को आप सलाखों के पीछे भी डालिए और उनके खिलाफ ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में, आप जैसा कि एसएसपी का भी बयान है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा जो चलाया जाएगा और जल्द से जल्द कठोर कार्रवाई इनके ऊपर और कठोर दंड दिलाने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन अगर आधी अधूरी जानकारी आप रखोगे तो सवाल जरूर खड़े होंगे। आपको आधी अधूरी जानकारी के साथ आना ही नहीं चाहिए था मीडिया के सामने या किसी के सामने भी। अगर ऐसे लगातार आप पर सवाल खड़े होंगे कि क्या आप तथ्य छिपाने की कोशिश कर रहे हैं, आप मौका दे रहे हैं। अगर जानकारी आपके पास है तो पूरी जानकारी दीजिए, किन आरोपियों ने किस तरीके से इस जघन्य अपराध को अंजाम दिया उन्होंने। क्योंकि अगर वो पीड़िता के जानने वाले थे या फिर उनके जो भी बदले लेने की बात निकल करके सामने आ रही है, इसमें कितना दम है ये तो बाद में पता चलेगा, ये कोई आके तो बताएगा नहीं। वो पीड़िता अब तो रही नहीं इस धरती पर कि वो आके बताएगी कि किसने मेरे साथ क्या कुछ किया है। लेकिन एक सवाल आपका भी था पूर्व, जो स्टार्टिंग में आपने किया कि जिस तरीके से जो हमारे राजनेता है ढोंगी, कहे तो गलत नहीं होगा, ये ढोंग करते हैं कि आपकी पार्टी का नेता अगर किसी कृत्य में शामिल होता है तो आप वहां पर आंसू नहीं बहाते हो, वहां सवाल खड़े करते हो। और जिस मामले में आपको लगता है कि चुनाव में आपका बेटा मैदान में उतर गया तो आप झूठे आंसू बहाने लगते हो, उसके बगल में बैठा हुआ नेता आपके आंसू पोंछने लगता है। किस तरीके के कृत्य करने चाहते हो? क्या तुम कुकृत्य नहीं कर रहे हो? ये आप इस तरीके के ढोंगी नेताओं से भी इन जनता को निजात दिलाने की जरूरत है। किस तरीके से ढोंग करने वाले नेता, आप एक मासूम बेटी, क्योंकि जिस तरीके का सवाल आपने अब पूरा उठाया बिल्कुल जायज और बहुत शानदार सवाल है कि आप एक आपकी पार्टी का नेता और नेता है उसके ऊपर इस तरीके का आरोप लगते हैं तो आप कहते हो कि सरकार झूठे आरोपों में फंसा रही है। और एक तरफ आप एक कहते हो कि हमारी जो बेटी आरोप लगा रही थी और यहाँ पर कोई है नहीं, तो आप कुछ ना कुछ झूठे आंसू बहा रहे हो और भगवान का नाम ले रहे हो। भगवान कहाँ है? आंसू उसके बगल में बैठा हुआ पूछ रहा है। अरे आप नेता और नेतागिरी करने के लिए आए हो कि जनता के साथ किसी की पीड़ा दर्द समझ में आती है कुछ, कि बैठ के खाली ढोंग करना है, झूठे मूठे आंसू बहाने? ऐसे नेताओं से जनता को वोट देके जरूर जवाब देना चाहिए, किसी भी पार्टी का हो, किसी भी दल का नेता हो। क्या पूरी सही है इस तरीके का नेताओं का जो बर्ताव है? क्या एक पीड़िता के ऊपर जिस तरीके की बीती होगी। और एक सवाल, आपसे मेरी बात हो रही थी और आपने एक बड़ी अच्छी और वाजिब बात की कि आपका दर्द प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखा, आपके आंसू छलके तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जब 100 मीडिया के कैमरे आपके सामने खड़े थे वहां पर, तो आपका दर्द वहां दिखाई दे रहा था। जब पीड़िता के घर पे गए थे तब ये दर्द कहाँ था? वो दर्द नहीं था उस समय आंसू नहीं थे। ढोंग कम से कम किया करो यार। सांसद बन गए हो आप सभी लोग, तो सांसद बनने के बाद ये इस तरीके के ढोंग से बचना चाहिए। पीड़िता के प्रति कितना दर्द है ये दिखता है आप लोगों को। क्या आप वो सही है इस तरीके का जो ये बर्ताव किया जाता है नेताओं को, झूठे जो आंसू, ये घड़ियाली आंसू कहे तो गलत नहीं होगा?
बिल्कुल अखंड बिल्कुल साफ तौर पे देखिए, मैंने शुरुआत में भी यही बात कही थी कि जिस पर के जैसे कोई नया कृत्य नहीं है अयोध्या के लिए। ये मुझे लगता है कि ये तीसरा या चौथा कृत्य है अयोध्या के लिए। तो अभी तक सांसद महोदय थे कहाँ, या उनके पार्टी के नेता थे कहाँ? सवाल देखिए, विपक्ष को हमेशा सवाल उठाने का पूरा अधिकार है। पूरा इस पे काम करने का, जो है सरकार पे सवाल जवाब करने का। लेकिन अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अवधेश प्रसाद के द्वारा रोया जाता है, या उसके घर पे जाके सांत्वना देते हुए अगर वो रोते, तो एक बार साफ तौर पे कहना होगा कि जिस तरीके से, हाँ ठीक है, वो संवेदना व्यक्त करनी चाहिए, उनकी अपनी भावना थी, बिल्कुल उनको वहां पे व्यक्त करनी चाहिए, परिवार के साथ खड़ा रहना चाहिए था। लेकिन आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद सरकार पे इल्जाम लगा रहे हो, ये कर रहे हो। हालांकि देखिए, सरकार की तरफ से तुरंत प्रशासन ने एक्शन मोड पे आई और खुलासा कर दिया। वो ठीक है, खुलासा में भारीपन नहीं दिखा, या कहेंगे साफ तौर पे खुलासा नहीं हुआ। लेकिन जो है जो इनके घड़ियाली आंसू जो अभी आप कह रहे थे, और जो लोगों का लगातार, आपको मैं बताऊं कि लगातार विपक्ष की तरफ से, पक्ष की तरफ से लगातार फेसबुक पे पोस्ट किया जा रहा था कि नेताजी को इसके पहले जो बेटियों के साथ कुकृत्य हुए, तब इनके आंसू कहाँ थे, इनके नेता के द्वारा कुकृत्य में संलिप्त पाया गया, तब इनके आंसू कहाँ थे। तो ये सवालों के घेरे में तो ये भी है। और रही बात सियासत की, तो सियासत तो अब मुझे लगता है कि अभी लगभग 1 बजने को है, और मुख्य जो है, जो पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव हैं, वो मंच पे आ चुके होंगे, सभा कर रहे होंगे। कहीं ना कहीं इस खुलासे का जिक्र एक बार फिर सियासत मोड़ लेते हुए नजर आएगा। बिल्कुल अपू, सियासत, लेकिन एक बात सभी नेताओं को ध्यान देनी चाहिए कि आप किसके सॉरी किसके इमोशन के साथ आप खेल रहे हो, किनके इमोशन के साथ खेल रहे हो। जो आम जनता आप पर विश्वास करती है, जो आप पर भरोसा करती है, आप उनके इमोशंस के साथ खेल रहे हैं, तो आप ये अपराध स्वयं कर रहे हैं। राजनीति जरूर है, राजनीति कीजिए, न्याय दिलाना भी आपका काम है। आप विपक्ष में बैठे और सत्ता पक्ष से आपके सवाल होने भी चाहिए, लेकिन अगर किसी के इमोशन के साथ आप खेलेंगे, तो कहीं ना कहीं राजनीति के लिहाज से आपके लिए सही हो सकता है, पर मानवता के लिहाज से बिल्कुल भी सही नहीं हो सकता। कुछ कहना चाह रहे हैं अब्बू? हाँ अखंड, चुनाव की बात कर लेते हैं। तो मिल्कीपुर का चुनाव अहम मुद्दा है, और कहीं ना कहीं आज देखिए, चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है। और अंतिम दिन यहाँ पर जो पूर्व मुख्यमंत्री समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव की जनसभा भी है, और इसी के साथ चुनाव प्रचार की समाप्ति भी है, और 5 तारीख को बाकायदा मतदान किया जाएगा, जिसको लेकर दोनों पार्टियों की बात करें तो अपने दमखम पर हैं। लगातार जो है अपील के द्वारा लोगों के घर घर जाकर, डोर टू डोर लगातार कैंपेनिंग चल रही है। दोनों पार्टियां अपने रुआब पर हैं कि मतदान ज्यादा से ज्यादा हो और अपने पक्ष में हो। दोनों पार्टियों की मैं बात कर रहा हूं। तो कहीं ना कहीं चुनाव देखने लायक है। मिल्कीपुर, पूरा विश्व देख रहा है मिल्कीपुर का चुनाव। इसी से चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो बीजेपी हो, 2000 रास्ता का भी रास्ता क्लियर होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि मिल्कीपुर चुनाव कहीं ना कहीं अयोध्या का चुनाव है। अयोध्या का चुनाव चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो बीजेपी हो, दोनों बड़े ही दमखम से लड़ रहे हैं, कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। लेकिन रही बात मतदान की, मतदान में मैं बता दूं कि जिस तरीके से लोगों का उस समय, आपको बता दूं, कल की बात करूं तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जनसभा थी, और जनसभा में बीजेपी का जो सैलाब था, उसके पहले डिंपल यादव, जो पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की धर्मपत्नी है और मैनपुरी की सांसद है, उनका भी रोड शो रहा। तो दोनों का जो भीड़ की मैं बात करूं या कार्यकर्ताओं के हुजूम की बात करूं, तो कहीं ना कहीं दोनों की बराबरी दिखी है। और कहें तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि वोटर साइलेंट हैं, और मतदान कहां करेंगे ये कहना कहीं ना कहीं पहले से जल्दबाजी होगी। लेकिन मैं बता दूं कि जो लहर है, लहर दोनों तरफ है। दोनों तरफ इसलिए कह रहा हूं कि हालांकि मेन 3 पार्टी के हैं, आजाद समाज पार्टी की भी है, लेकिन उनका कहीं भी उतना वर्चस्व नहीं दिख रहा है। लेकिन 2 पार्टियों की लड़ाई है, और ये लड़ाई कुछ भी हो सकता है, परिणाम कुछ भी आ सकते हैं। बिल्कुल अपूर्व, बहुत सही बात आप कह रहे हैं, क्योंकि देखिए दोनों जो पार्टियों के प्रमुख नेता हैं, अखिलेश यादव या सीएम योगी आदित्यनाथ, इनके साख का सवाल है। और
जिस तरीके से मिल्कीपुर सीट समाजवादी पार्टी कब्जे में गई थी और लोकसभा में अयोध्या सीट समाजवादी पार्टी कब्जे में गई, तो कहीं नहीं कहीं पलड़ा जरूर भारी था समाजवादी पार्टी का। लेकिन अब हालात 5 तारीख के बाद जो मतगणना होगी उस दिन 8 तारीख को पता चल जाएगा कि किसके हिस्से जो है जीत का सेहरा बंधेगा। लेकिन फिलहाल दोनों पार्टियां मजबूती के साथ, दमखम के साथ चुनावी मैदान में है। आज आखिरी दिन में है और आज ही लगभग 5 तारीख को जो वहां की जनता है मिल्कीपुर की, वो तय कर देगी कौन मिल्कीपुर की जनता पर राज करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए अपूर्व। तो 12 बजे 12 बड़ी खबरों में आज के लिए बस इतना ही। कल हम आपके सामने फिर से होंगे हाजिर, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। धन्यवाद।